Hi, good morning, my dear student. Today we are going to discuss your class 12th history, chapter 15, Framing the Constitution. My dear student, today we will try to understand your chapter topic, the dominant bias. I hope you have remember my previous class where I have already discussed about that the topic, the dominant bias. I had give you some short information about that the leaders who played very important role in the framing of constitutions. I taught you about the three leaders. First, the Jawaharlal Nehru. Second, Vallabh Bhai Patel. And third, Rajendra Prasad. They were the three main leaders who played very important role in the framing of constitution. I am not telling this word is not the proper word, that framing of constitutions. We can use that sentence that these leaders play important role in the starting of the Constituent Assembly. They tried to manage the Constituent Assembly because in the Constituent Assembly there were the 82% leader, even they were member of Congress, even they elected by Congress party through indirect election, but their view, their ideology, that was totally different. They asked for right their own peoples. They asked for their own people's rights. Even when the discussion and debate which happened a very long stage during the framing of constitutions, I told you that 2 year 11 month and 2 साल 11 माह 18 दिन, 2 years 11 month 18 days. This was a very long day. The 11 big sessions which was happened, which was completed, which was done by the Indian leaders. The topic, the various topics which was related from the various community, various group, caste, gender, class. They discuss each and every words. But what I am telling you, that these leaders, they try to manage their view, उनको चीज़ों को कंट्रोल करना, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को मैनेज करना. जवाहरलाल नेहरू जो एक फेस थे, जवाहरलाल नेहरू जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन लेके आए, जिसको उद्देश्य प्रस्ताव कहते हैं. नेहरू का उद्देश्य प्रस्ताव बाद में संविधान का एक महत्वपूर्ण पार्ट पड़ा. उन्होंने ये प्रस्ताव भी पेश किया, जवाहरलाल नेहरू ने, कि भारत का एक नेशनल फ्लैग होगा जिसमें 3 कलर होंगे, ट्राई कलर्स होंगे, सेफ्रॉन, वाइट एंड ग्रीन्स, और फिर इनके बीच एक अशोक चक्र. पटेल, वल्लभ भाई पटेल, ये पर्दे के पीछे से काम कर रहे थे. पटेल की मुख्य भूमिका थी जो भारत में 545 मोर देन 545 रियासत, जिनकी अपनी डिमांड्स थी, जिनकी अपनी मांगे थी, जो ये सोच रहे थे कि अंग्रेजों के जाने के बाद हम स्वतंत्र रूप से अपने टेरिटरी को स्थापित करेंगे.
भारत के बाहर इन्हें मैनेज करना, इन्हें कंट्रोल करना, इन्हें संविधान सभा के अंदर लाना वल्लभ भाई पटेल का काम था। पर्दे के पीछे से कई महत्वपूर्ण काम पटेल जी कर रहे थे। उन्होंने कई रिपोर्टों के प्रारूप लिखने में खास मदद की और कई जो परस्पर विरोधी विचारों के बीच भी सहमति पैदा करने में महत्वपूर्ण रोल पाठ किया। उन्होंने महत्वपूर्ण रोल निभाया। उसने राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष थे, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सिटिंग प्रेसिडेंट थे। उन्होंने संविधान सभा की चर्चा के समय वो चर्चा एक रचनात्मक दिशा की ओर जाए, क्रिएटिविटी के साथ आगे बढ़े, सभी सदस्यों को अपनी बात कहने का मौका मिले, इसका ध्यान राजेंद्र प्रसाद ने अपने नेतृत्व में लोगों को प्रदान करने का प्रयास किया। इन तीनों के अलावा भी कुछ और नेता थे, इनके बारे में बताना, एक्सप्लेन करना इसलिए भी जरूरी है कि आप ये जानें जैसे कौन कौन थे। कांग्रेस के इस त्रिगुट के अलावा B.R. अम्बेडकर, K.M. मुंशी, अल्लाद कृष्णस्वामी अय्यर एंड एक और मेंबर था B.R. अम्बेडकर, K.M. मुंशी, अल्लाद कृष्णस्वामी अय्यर के साथ साथ एक महत्वपूर्ण लीडर B.N. राव, ये वो नेता थे जिन्होंने संविधान सभा को एक नए स्वरूप में, एक नए दिशा में देने का प्रयास किया। इट मीन्स ये वो नेता थे जो एक लंबे डिस्कशन के बाद, एक लंबी चर्चा के बाद संविधान एक निश्चित दिशा में पहुंचे, एक निश्चित प्रेम को प्राप्त करे। इन लोगों ने काफी इस पे काम किया। इवन महात्मा गांधी, हाउ स्ट्रेंज मैटर दैट ही वाज नॉट द मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, बट द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज हाईली इन्फ्लुएंस्ड विद द गांधीयन फिलॉसफी एंड गांधीयन आइडियोलॉजी। They think in their mind that their country's constitutions that was framed according to Gandhian ideology, where everyone have right, everyone have equal rights, where there were no discriminations for their own citizens, own peoples. इन चीजों को आधार बना करके संविधान सभा का निर्माण किया गया। कांग्रेस के इन नेताओं में जो B.R. अम्बेडकर जो थे, उनकी अपनी एक अलग विचारधारा थी। वो महान विधिवेत्ता और अर्थशास्त्री थे, संविधान सभा के महत्वपूर्ण सदस्यों में से एक थे। यद्यपि ब्रिटिश शासन के दौरान कांग्रेस के राजनीतिक विरोधी रहे B.R. अम्बेडकर, कांग्रेस की आइडियोलॉजी के अगेंस्ट रहे B.R. अम्बेडकर, फिर भी महात्मा गांधी की सलाह पे B.R. अम्बेडकर को संविधान सभा का मेंबरशिप दी गई, बनाया गया। इस भूमिका में वो विधि मंत्री जो लॉ मिनिस्टर था उसके पोस्ट पे काम कर रहे हैं। उन्होंने संविधान सभा की ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन के रूप में काम किया। इस ड्राफ्टिंग कमेटी में
कुछ अन्य लायर्स के नाम आते हैं, जिसमें गुजरात के के एम मुंशी थे और मद्रास के अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। दोनों ने ही संविधान के प्रारूप पर महत्वपूर्ण सुझाव दिया। इन 6 सदस्यों को 2 प्रशासनिक अधिकारियों ने महत्वपूर्ण सहायता की। इनमें से एक थे BN राव और दूसरे थे सेकेंड SN मुखर्जी। SN मुखर्जी दूसरे SN मुखर्जी थे। अगर भारत सरकार के संवैधानिक सलाहकार, मतलब वो दोनों लोग ये भारत सरकार के कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल एडवाइजर के रूप में काम कर रहे थे। उन्होंने अन्य देशों की राजनीतिक व्यवस्थाओं का गहन अध्ययन करके कई चर्चा पत्र तैयार किए। दूसरे अधिकारी SN मुखर्जी, इनकी भूमिका एक मुख्य योजनाकार की थी। कैसे प्लान होगा इसकी थी। मुखर्जी की एक खासियत थी कि वो कठिन से कठिन, जटिल से जटिल प्रस्तावों को स्पष्ट लीगल लैंग्वेज के रूप में एक्सप्रेस करने में एक्सपर्ट थे। तो इस तरह से एक पूरा का पूरा खाका तैयार हुआ संविधान का, एक जिसमें एक क्या कहेंगे डोमिनेंट वॉइस के रूप में ये ग्रुप बना, जिस ग्रुप में ये नेता, ये लोग महत्वपूर्ण काम कर रहे थे। तो इस आधार पे आप इन चीजों को समझने का प्रयास करिए। आई थिंक यू आर गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग। माय डियर स्टूडेंट, on the basis of this points, I want to clearly inform you about that the framing of Indian Constitution is not a very difficult work for the Indians. But with the help of these leaders, with the help of this type of intellectual personalities, this work going to be done very smoothly. And it is the lesson for the whole world that the Indian constitutions always what manage, वो always consider about their own people without any discrimination, without any partiality. According to Indian constitutions, everyone have equal rights. They can enjoy. और फिर भारतीय संविधान में इस तरह की बातें आगे चली, उनका विकास हुआ, विस्तार हुआ। I hope, suppose what I am telling you, that the Constituent Assembly had 300 members in all. Of these, 6 members played particularly important role. They were representative of the Congress, namely Jawaharlal Nehru, Vallabhbhai Patel, Rajendra Prasad. It was Nehru who moved the crucial objective resolution, as well as the resolutions proposing that the national flag of India be a horizontal tricolor of saffron, white and dark green in equal proportion, with a wheel in navy blue at the center. Patel, on the other hand, worked mostly behind the scenes, playing a key role in the drafting of several reports and working to reconcile the opposing points of view. Rajendra Prasad's role, that was very important. As I inform you that the Rajendra Prasad, who was sitting chairman of the Constituent Assembly,
Rajendra Prasad's role was the president of the assembly, where he had to steer discussion along the constructive lines while making sure all members had chance to speak. No one had that mentality that the specific people, that the particular one group people, they are discussing and they are giving their view on the Constituent Assembly table. Dr. Rajendra Prasad, he was very sincere person, intellectual person. He was also the great liar. So, on the legal ground, he gave the chance for the every member of the Constituent Assembly to give their view. That's why I am saying that Rajendra Prasad's role was the president of assembly, where he had to steer the discussion along the constructive lines while making sure all members had a chance to speak. Besides the Congress trio, a very important member of the assembly was a lawyer and the economist B.R. Ambedkar. During the period of British rule, Ambedkar had been the politically opponent of the Congress. But on the advice of Mahatma Gandhi, he was asked at the independence to join the Union Cabinet as a law minister. In this capacity, he served as a chairman of the drafting committee of the Constitution. Serving with him were two other lawyers, K. M. Munshi from Gujarat and Alladi Krishna Swami Iyer from Madras, both of whom gave the crucial inputs in the drafting of the Constitution. Dear student, these 6 members were given the vital assistance by 2 civil servants. One was B.N. Rao and second was S.N. Mukherjee. The B.N. Rao, the constitutional advisor to the government of India, who prepared a series of background papers based on the close study of the political system obtaining in the other countries. If you have remember, I told you that B.N. Rao, he did very hard work to study the various countries' constitutions. And he took the important points for Indian constitutions. He was the legal advisor of the Constituent Assembly. And second, S.N. Mukherjee, otherwise the chief draftman S.N. Mukherjee, who had the ability to put complex proposal in the clear legal language. Ambedkar himself had the responsibility of the guiding the draft constitutions throughout the assembly. This took 3 years in all, with the printed record of the discussion taking up 11 bulky volumes. But while the process was long, it was also extremely interesting. The members of the Constituent Assembly were eloquent in the expressing their sometimes very divergent points of view. In the representation, we can discern many conflicting ideas of India, of what language Indians should speak, of what political and economic system the nation should follow, of what moral value its citizens should uphold or dispute.
I hope what I am telling you. I told you कि जो दो तीन लीडर थे, तीन जो महत्वपूर्ण लीडर थे, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इनके अपने अपने अलग अलग रोल थे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस की फ्रेमिंग के समय। जवाहरलाल नेहरू एक फेस के रूप में काम कर रहे थे, एक मुख्य चेहरे के रूप में सामने हर चीजों को रखने का प्रयास कर रहे थे। वल्लभ भाई पटेल पर्दे के पीछे से सारा काम, सबको एक साथ यूनाइटेड करना, एक साथ भारत एक संप्रभु राष्ट्र के रूप में कन्वर्ट करने के लिए पूरा प्रयास करना। राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के मेंबर को बोलने का पूरा मौका मिले, अपने विचारों को रख सकें, वो इन चीजों पर वो ध्यान दे रहे थे। मैंने आपसे ये भी कहा कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशंस को जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया और उन्होंने भारतीय तिरंगे के लिए जो बात कही कि सेफ्रॉन, ग्रीन और वाइट कलर के बीच, वाइट के बीचों बीच ब्लू कलर की व्हील होगी जो हमारा नेशनल फ्लैग बनेगा। इन नेताओं के अलावा भी एक ग्रेट इकोनॉमिस्ट, लीगल एंड इंटेलेक्चुअल पर्सनालिटी बी आर अम्बेडकर, ड्यूरिंग द national revolt time, or we can say that before independent, B.R. Ambedkar was the great opponent of Congress party. But after independent, even he was not the member of Congress, but the advice of Mr. M.K. Gandhi, Mahatma Gandhi, he became the member of Constituent Assembly. He was elected. And he played a very important role. He played the very key role for our Indian constitutions. Two other legal advisor, I mean to say that legal intellectual personality, lawyer, their name was Alladi Krishna Swami Iyer from Madras and K.M. Munshi from Gujarat, who did also a very important role in the drafting of our constitutions. But we should never forget the two very important names, B.N. Rao and S.N. Mukherjee. B.N. Rao, who was legal advisor of Constituent Assembly, Government of India, who was legal advisor of the Government of India. S.N. Mukherjee and B.N. Rao, they were civil servant. They have a broad experience. They have broad experience about that. And they did it also. They give their 100% for the betterment of Indian constitutions. Both have the very specific qualities. B.N. Rao, they studied the various legal documents, a series of documents, a series of legal articles. It was read and it was presented by him. And second, S.N. Mukherjee, he was the draftman. He drafted the various very important, I mean to say that he was expertise to draft the difficult to difficult word in the very easier form. B.R. Ambedkar, he took the responsibility to draft our Indian Constitution. He was appointed the chairman of drafting committee. A great responsibility that was on the shoulder of these all leaders, that our constitution, what type of features of our constitution, किस तरीके का स्वरूप हमारे संविधान का होगा,
In the representation, we can discern many conflicting ideas of India, of what language Indians should speak, of what political and economic system the nation should follow, of what moral values its citizens should uphold और किस तरह की हमारी विचारधारा होगी, किस तरह की हमारी सोच होगी, भारत के लोगों की कौन सी राष्ट्रीय भाषा होगी, इस तरह के तमाम विरोधाभासी प्रश्नों का उत्तर ढूंढना था। और इसको सॉर्ट आउट करने का काम इन लीडर्स ने किया। सभी ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझा और भारतीय संविधान को एक नया स्वरूप, एक बेहतर से बेहतर स्वरूप में देने का उन्होंने प्रयास किया। इसके पहले हम लोगों ने देखा था कि संविधान सभा में जो चर्चाएं चल रही थी, संविधान सभा में जो जनमत से भी प्रभावित थी चर्चाएं। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था, आई हैव ऑलरेडी टॉट यू अबाउट दैट व्हेन द डिस्कशन डिबेट व्हिच वाज हैपेंड इन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ड्यूरिंग फ्रेमिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस, इट वाज हाईली इन्फ्लुएंस्ड बाय कॉमन पीपल आइडियोलॉजी आल्सो, द आइडिया व्हिच केम फ्रॉम the citizen of India. Why? Because day by day, the various letter, paper, article that was sent by the common people, संविधान सभा में जो चर्चाएं जनमत से इसलिए प्रभावित थीं कि जब संविधान सभा में बहस होती थी तो विभिन्न पक्षों की दलीलें, विभिन्न पक्ष के आर्ग्यूमेंट्स, डिबेट, डिस्कस ऑन पेपर, ये दैनिक अखबार पत्रों में छपते थे, मैगजीन्स में पब्लिश होते थे। उन तमाम प्रस्तावों पर सार्वजनिक रूप से डिस्कस और डिबेट होता था। इस तरह प्रेस में होने वाली आलोचनाओं का भी जवाबी आलोचना, काउंटर एंड एंटी काउंटर की जो ये परंपरा रखी गई, स्वस्थ परंपरा, भारतीय संविधान के लिए बहुत महत्वपूर्ण थी। सामूहिक सहभागिता बढ़ाने के लिए जनता के सुझाव का भी जो आमंत्रित किया जाते थे, उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात थी कि कई भाषाई अल्पसंख्यक अपनी मातृभाषा की रक्षा के लिए मांग कर रहे थे। धार्मिक अल्पसंख्यक अपने विशेष हित सुरक्षित कराना चाह रहे थे। दलित जाति शोषण के अंत की मांग करते हुए, एक्सप्लॉयटेशन को खत्म करने की मांग करते हुए, वो सरकारी नौकरियों में रिजर्वेशन मांग रहे थे, अपना अधिकार मांग रहे थे। सभा में सांस्कृतिक अधिकारों एवं सामाजिक न्याय के कई महत्वपूर्ण मुद्दे पर चल रही सार्वजनिक चर्चाओं में भी खूब बहस हुई। और इन्हीं बहस में, इन्हीं सब चीज़ों से कांग्रेस के मेंबर के ऊपर जो आरोप लगता था कि संविधान सभा एक पार्टी की सभा है, एक पार्टी के द्वारा बनाई जा रही संविधान है, वो काउंटर करता है, ऐसे लोगों को क्रिटिसाइज करता है। आपको ये नहीं भूलना चाहिए कि कांग्रेस की जो मेंबर थे, उस सभी के आइडियाज, विचार एक सम्मत नहीं थे, एक मत नहीं थे। कई निर्णायक मुद्दों पर उनके मत भिन्न भिन्न हो सकते थे, होते थे। कई कांग्रेसी समाजवाद से प्रभावित थे, कई कांग्रेसी मार्क्सवाद से प्रभावित थे, कई कांग्रेसी एक्सट्रीम हिंदुइज्म और एक्सट्रीम इस्लाम सांप्रदायिक दलों के करीब थे, और कुछ तो धर्मनिरपेक्ष भी थे, सेकुलर भी थे। तो इस तरीके से हमारे संविधान ने एक स्वरूप लिया।
इन लोगों के कठोर काम से भारतीय संविधान एक आदर्श संविधान के रूप में पूरे विश्व में प्रसिद्ध हुई। नेक्स्ट क्लास वी विल रीड द नेक्स्ट टॉपिक, द विजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। The vision of constitution is very important. Why? Because we will try to understand that what is the vision of our constitution. लेकिन आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में द विजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पे बात करेंगे। सो गुड बाय एंड टेक केयर।